गुड मॉर्निंग दोस्तों। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज के इस वीडियो में आप सबको जो श्वसन तंत्र का अगला जो पार्ट था वो आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले क्लास में जो श्वसन क्रिया शुरू किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि श्वसन क्रिया जो है उसको हम लोग मेन 3 पार्ट में बांट करके और उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। जिसमें से पहला जो पार्ट होता है वो होता है बाह्य श्वसन, जिसमें कि गैसों का मेन विनिमय होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ना। ठीक है। तो ये हो जाता है पहला पार्ट। दूसरा जो उसमें हम बताए थे दूसरा स्टेज, तो वो होता है कि गैसों का परिवहन, कि हमारे बॉडी में जो गैसें हैं वो कैसे कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती हैं और फिर कोशिकाओं से कैसे आती हैं, मतलब फेफड़ा में फिर से, और फिर उन्हें बाहर छोड़ा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं गैसों का परिवहन। ठीक। और तीसरा जो हम आपको पार्ट बताए थे वो क्या था? तो तीसरा पार्ट था कि अंतः श्वसन। अंतः श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और उसमें हम बताए थे कि जो अंतः श्वसन की क्रिया है उसको कोशिकीय श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहां होता है? कोशिका के भीतर होता है। ठीक ना। और मेन यही श्वसन का मेन जो प्रोसेस है वो क्या होता है? वो कोशिकीय श्वसन ही होता है मेन प्रोसेस। ठीक ना। तो 2 प्रोसेस जो है हम आपको बता चुके थे, यानी कि गैसों का परिवहन बता चुके थे और बाह्य श्वसन बता चुके थे पिछले वीडियो में। ठीक ना। आज का जो वीडियो है इसमें मेन हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से अंतः श्वसन की क्रिया होती है और अंतः श्वसन की क्रिया के बाद में कितना एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, ये चीज में हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है आज श्वसन चैप्टर जो है वो खत्म भी कर लेंगे। ठीक ना। तो चलिए आज का जो हम लोग का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, आप लोग अगर चैनल पे नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो मेन हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? श्वसन तंत्र। ठीक ना। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो हम लोग का चैप्टर था, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है आज के वीडियो में? तो आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है अंतः श्वसन। क्या पढ़ना है? अंतः श्वसन पढ़ना है। और अंतः श्वसन जो है इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप पहले समझ लीजिए। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इसको मेन हम लोग बांट के पढ़ेंगे क्या है कैसे है। ठीक ना। देखो, अंतः श्वसन की बात करें अगर हम, तो इसी को यहां पर ध्यान दीजिए कि ये अंतः श्वसन की क्रिया जो है ये कहां होता है? तो ये होता है कोशिका के भीतर। ठीक ना। कहां होता है? कोशिका के भीतर होता है। अंतः श्वसन की क्रिया कहां होती है? कोशिका के भीतर। इसका देखो, अंतः श्वसन जो है 2 स्टेज में पूरा होता है, जिसमें से एक होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। ठीक ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो तुम्हारा अवायवीय यानी कि अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो होता है कोशिका द्रव्य में, जबकि मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें होता है। ठीक ना। और जो आपका यहाँ पे जो सेकेंड जो स्टेज होता है जिसको कहते हैं हम लोग वायवीय श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो किस में होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अंतः श्वसन की क्रिया जो है वो अंतः श्वसन की क्रिया कहां हो रहा है? कोशिका के भीतर हो रहा है। ठीक ना। तो चूंकि कोशिका के भीतर होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग यहां पे ध्यान दीजिए, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। समझ गए ना। अब देखो, अब आप लोग को थोड़ा सा और हम डिटेल समझाते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक पढ़े एक बाह्य श्वसन, एक बाह्य श्वसन पढ़े। आइए को पढ़े हम लोग कि गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन समझ गए ना। तो देखो, जो बाह्य श्वसन और गैसों का परिवहन पढ़े, तो बाह्य श्वसन और गैसों के परिवहन की क्रिया में ऊर्जा खाली खर्च हो रहा था। क्या हो रहा था? ऊर्जा खर्च होता है। ये दोनों में क्या होता है? खाली ऊर्जा खर्च होता है। जैसे देखो, ध्यान दो, जब भी हम लोग सांस खींचेंगे तो सांस खींचने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ता है? जोर लगाना पड़ता है। सांस छोड़ते समय भी हमें जोर लगाना पड़ता है। ऐसे मतलब देखो, खींचे तो जोर लगाना पड़ा ना। तो जो जोर लगाना पड़ता है, तो जोर लगाते हैं जब, तो क्या होता है? एनर्जी खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होता है। समझ गए ना।
तो जब हम लोग यहाँ पे बाह्य श्वसन किए यानी कि सांस को खींचे चाहे छोड़े, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है ज्यादा मात्रा में। ठीक, गैसों का जब परिवहन होता है तो मैंने जैसे हृदय का धड़कना, फिर गैस मतलब जो है उसमें पूरा का पूरा जो है रक्त के माध्यम से उसको बना करके पूरे शरीर में भेजना, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, इसमें भी ऊर्जा खर्च होता है। तो देखो ये दोनों जो प्रोसेस देख रहे हो, ये दोनों प्रोसेस में खाली क्या होता है, ऊर्जा खर्च होता है। इसमें ऊर्जा बिल्कुल बनता नहीं है, इसमें 1% ऊर्जा तुम्हारा निर्मित नहीं होगा, खाली क्या हो जाएगा, ऊर्जा खाली खर्च होगा और गैस को खाली पहुंचाएगा इधर से उधर। ठीक ना। लेकिन जब हम बात करते हैं अंतः श्वसन, तो अंतः श्वसन में ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। समझ गए ना। तो आपसे प्रश्न पूछे कि श्वसन के किस चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो कौन में होता है, कोशिकीय श्वसन का जो प्रोसेस है इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक ना। बाकी तुम्हारा बाह्य श्वसन यानी कि श्वासोच्छ्वास और गैसों के परिवहन में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा क्या होता है, खर्च होता है। ठीक ना। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि भैया ये ऊर्जा जो मेन उत्पादन होता है, तो ये ऊर्जा का उत्पादन होता कैसे, आखिर ऊर्जा कहां से आता है, तो ये ऊर्जा जो है ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक ना। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक ना। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कारण ही क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कब होता है, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया में होता है। ठीक ना। बाह्य श्वसन जब सांस लिए छोड़ दिए ओकरा में कुछ नहीं होता है। ठीक ना। सांस खींचना छोड़ना उसमें यहाँ पे मतलब मेन जो है ग्लूकोज का या फिर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक ना। भोजन का ऑक्सीकरण कब होता है, कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया है उसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। समझ गए ना सब लोग। अब ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका पूरा का पूरा जो अंतः श्वसन है, इसको अगर हम बात करें प्रकार, तो ये 2 प्रकार से होता है। अंतः श्वसन कितना प्रकार से होता है भाई, तो ये 2 प्रकार से होता है। ठीक ना। जिसमें देखो पहला जो है उसी को हम लोग अवायवीय श्वसन या इसी को हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। समझ गए ना। तो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया अवायवीय श्वसन या फिर अनॉक्सी श्वसन। ठीक ना। अब देखो जबकि दूसरा जो तुम देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। समझ गए ना। तो अगर आपसे पूछे कि जो कोशिकीय श्वसन है, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या हो जाएगा, 2 भाग। कौन कौन, तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ठीक ना। अवायवीय श्वसन को और ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अनॉक्सी या अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक ना। और जो वायवीय श्वसन है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम लोग इससे आगे की चीजों को सीखेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जल्दी से बाबू इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब हम लोग समझेंगे अवायवीय और वायवीय जो श्वसन है उसके बारे में पूरा। देखो बाबू ध्यान दो, जो तुम्हारा यहां पर अंतः श्वसन की क्रिया है, कितना स्टेज में पूरा होता है, तो 2 स्टेज में। ठीक ना। 2 स्टेज में कौन कौन, तो एक तुम्हारा हो जाता है यहां पे अवायवीय या फिर अनॉक्सी। ठीक ना। एगो क्या होता है बाबू, एक होता है अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। ठीक ना। और दूसरा का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वायवीय या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। समझ गए ना बाबू। तो देखो जो तुम्हारा कोशिकीय श्वसन की क्रिया है, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया कितना चरण में पूरा होता है, 2 चरण में। ठीक ना। जिसमें से एक होता है अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन और दूसरा का जो है उसको क्या कहते हैं, वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन। ठीक है। अब देखो दोनों होता क्या है, कैसे है, इसको समझिए। पहले देखिए सबसे पहले जो क्रिया स्टार्ट होता है ये कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन। ठीक ना।
यानी कि ये जो है ये आपका श्वसन का पहला चरण है। ठीक ना? क्या है बाबू? ये श्वसन का पहला चरण है। ठीक ना? ये क्या है? श्वसन का पहला चरण है। इसको अगर हम बताएं तो ये क्या है बाबू? तो ये जो है ये श्वसन का दूसरा चरण है। समझ गए ना? दूसरा चरण है। समझ गए? देखो ये जो है तुम्हारा क्या है? अवायवीय श्वसन जो है, तो अवायवीय श्वसन ये तुम्हारा क्या है? तो श्वसन का पहला चरण है, यानी कि सबसे पहले पहले ये होगा। ठीक? और वायवीय श्वसन क्या होगा? ये जैसे ही खत्म होगा तो इसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? वायवीय श्वसन। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये सेकेंड स्टेज हो गया। ठीक ना? अब देखो ये जो है तुम्हारा, अब देखिए ये जो आपका आप देख पा रहे हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। तो अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन की क्रिया की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये क्रिया जो है इसमें जो है ध्यान देना है कि इसमें ग्लूकोज जो है ना बाबू, तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ठीक ना? देखो इसमें क्या होता है बाबू? इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होने के कारण जो है यहां पर क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। पायरुवेट का निर्माण होता है। समझ गए ना? देखिए तो ध्यान देना है कि अवायवीय श्वसन की क्रिया में क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण किया जाएगा। कौची के? तो देखो ये जो आंशिक ऑक्सीकरण किया जाता है, ये आंशिक ऑक्सीकरण करते समय इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बिना ऑक्सीजन के ये क्रिया होता है। ध्यान से समझो, इसको अनॉक्सी या अवायवीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, मतलब मेन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग अवायवीय या फिर अनऑक्सी कहते हैं। अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या कहिएगा? ऑक्सी कहिएगा, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनऑक्सी कहते हैं। समझ गए ना? तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो सुनो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, सुनिए। कहेगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या बनता है? तो देखो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण किया जाएगा तो उससे क्या बनेगा? पायरुवेट। और ध्यान देना है कि इसमें जो है एगो जो तुम्हारा ग्लूकोज है ना, तो एगो ग्लूकोज से क्या बनता है? तो एगो ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है। देखो बाबू क्या हुआ? एक ग्लूकोज का जो अणु है वो टूट करके क्या करता है? 2 पायरुवेट के अणु का निर्माण करता है। ठीक ना? अब देखो यहीं पर एक चीज और ही समझा दे रहे हैं, प्रश्न बन सकता है कि देखिए ग्लूकोज जो है, तो ग्लूकोज के बारे में ध्यान दीजिए कि जो ग्लूकोज है बाबू, तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ठीक? यानी कि इसमें कार्बन के कितना अणु हो गया? कार्बन के कितना परमाणु हो गया? तो कार्बन के इसमें मेन जो है 6 परमाणु होता है ग्लूकोज में। ठीक ना? तो कार्बन के ग्लूकोज में 6 परमाणु है, लेकिन जब ये पायरुवेट बनाएगा तो पायरुवेट में कितना होगा? तो अधिया तो 2 बन रहा है। तो ये पायरुवेट जो है, पायरुवेट 3 कार्बन परमाणु युक्त जो है मेन अणु होता है। समझ गए ना? तो क्वेश्चन बनाएगा अगर कि पायरुवेट में कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो कितना कार्बन पाया जाता है? तो एगो पायरुवेट में 3 कार्बन के परमाणु पाया जाता है। समझ गए ना? अब देखो ये तो यहां का कहानी हो गया। अब देखिए इसके बाद में ध्यान दो, एचगी क्या हो रहा है? इसकी ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक ना? और क्या बन रहा है? पायरुवेट बन रहा है। और ये जो पायरुवेटवा है ना, तो इसी पायरुवेट का ध्यान दो, इसी पायरुवेट का क्या होता है? तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या हो जाता है बाबू? पायरुवेटवा जो है, पायरुवेट के यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे पायरुवेट बन गया और इसी पायरुवेट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण पूरा कर दिया जाएगा। ठीक ना? तो जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसमें जो है यहां पर ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP बनता है। ठीक ना? जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP। कभी कभी क्या करेगा, यहां पर पायरुवेट न देकर के क्या देता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो देखो यहां पे पायरुवेट के जगह पे, पायरुवेट कहां से आया? ग्लूकोज से ना आया है, तो ग्लूकोज का ना मेन पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ यहां पे। तो ध्यान दीजिए
अगर पूछे कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण क्या कहलाता है तो क्या कहिएगा कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा भाई? तो ये कहलाएगा यहां पर वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। समझ गए ना? और ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अवायवीय श्वसन। अब देखो अगला चीज ध्यान दो, इसके बाद में ध्यान देना है कि इसमें जो है इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ध्यान दो, ये जो तुम देख पा रहे हो अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन नहीं होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। समझ गए ना? अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और जबकि इसकी बात करेंगे तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है? तो ऑक्सीजन इसमें उपस्थित होता है। क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित होता है। समझ गए ना? तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर पूछेगा तो अवायवीय श्वसन। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। समझ गया ना? अब देखो, अब यहां पर ध्यान दीजिए, कभी कभी ये भी पूछता है कि जो आपका यहां पे मेन देखो, हम बताए ना कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन की खासियत यह है कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, तो इसमें भी ऊर्जा का उत्पादन होता होगा और इसमें भी होता होगा ना? तो देखो, अगर पूछे कि अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन में कितना ऊर्जा बनता है, तो देखो इसमें ध्यान देना है कि जैसे ही अवायवीय श्वसन पूरा होता है तो इसमें देखिए टोटल ऐसे बनता है कौगो, तो 4 गो एटीपी बनता है टोटल, ठीक ना? लेकिन इसमें से 2 गो एटीपी जो है, 2 गो एटीपी क्या होता है? 4 गो एटीपी बनेगा ना? तो देखो 2 गो एटीपी जो है, 2 गो एटीपी खर्च हो जाता है। ठीक, और बाकी 2 गो एटीपी जो है वो क्या होता है? तो ये शेष बचता है। समझ गए ना? तो अगर आपसे पूछे, माने फाइनल प्रोडक्ट पूछे कि अवायवीय श्वसन की क्रिया के फल स्वरूप कितने एटीपी बनते हैं, तो कितना एटीपी बनता है? 2 गो एटीपी मेन जो है बच जाता है। ठीक ना? तो 2 गो एटीपी गिनिएगा। ठीक है, अब देखो, लेकिन वही अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे टोटल जो है 36 to 38 एटीपी बनते हैं। समझ गए ना? देखो इसमें क्या, इसमें मात्र 2 गो बन रहा है। ठीक, लेकिन हेकरा में कौन बन रहा है? 36 से लेके 38 गो एटीपी बन रहा है। ठीक ना? यानी कि यहां पर अगर पूछे, क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है कि अवायवीय श्वसन में बनता है अल्प ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा, ठीक ना? दोनों, कोई नहीं, तो क्या कहिएगा कि अवायवीय श्वसन की क्रिया में अल्प मात्रा में ऊर्जा बनता है, जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो ध्यान दो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 4 गो एटीपी और वहां पे 36 38 एटीपी, तो ये क्या है? तो ये एगो मात्र जो ग्लूकोज है ना, एगो जो ग्लूकोज है ओकरा से बना है। देखो क्या है, तो एगो ग्लूकोज जो है, तो एगो ग्लूकोज के अणु से क्या बना है? 4 गो एटीपी बना है। और इसमें भी क्या है, तो एगो ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बना है? 36 से 38 गो एटीपी बना है। समझ गए ना? तो ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या करेगा कि आपसे पूछेगा कि भैया ठीक है, आप खूब बढ़िया से एकदम एटीपी तो बनवा दिए, एटीपी बनवा दिए, तो खाली एटीपी रखिएगा। अब बताइए कि ये एटीपी जो बनवा रहे हैं इसमें कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो देखो ये दोनों एटीपी मिला करके मेन यहां जो है ये लगभग 54 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है। ठीक ना? देखो जो अवायवीय श्वसन की क्रिया है, तो अवायवीय श्वसन की क्रिया में कितना बनता है? 54 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो टोटल तुम्हारा अवायवीय श्वसन की क्रिया में बन जाता है। ठीक ना? इसके बाद में अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है। और ये टोटल किसके सापेक्ष में देख रहे हैं? एगो ग्लूकोज अणु के सापेक्ष में देख रहे हैं। यानी कि अवायवीय श्वसन की क्रिया में एक ग्लूकोज अणु जो है, एक ग्लूकोज अणु से 54 किलो कैलोरी या फिर 2 गो एटीपी जो है ऊर्जा बनते हैं। ठीक ना? लेकिन वही अगर आप बात करिएगा वायवीय श्वसन, तो इसमें क्या होगा? वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से
या तो 36 से 38 एटीपी बनेगा, ना तो लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैलोरी में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 686 किलो कैलोरी। ठीक, अब देखो इसके बाद में जो है स्थान पूछता है कि स्थान क्या है भाई, अवायवीय श्वसन कहां होता है। तो अवायवीय श्वसन पूछे अगर कि अवायवीय श्वसन की क्रिया कहां होता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कोशिका द्रव्य। ठीक ना बाबू, अवायवीय श्वसन की क्रिया कहां होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि वायवीय श्वसन कहां होता है, तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पर ध्यान देना है, या फिर कोशिका द्रव्य, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य ये दोनों में होता है। ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य ये दोनों में होता है। ठीक है, समझ गए ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और याद रखना, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस चक्र। एकरा क्या कहते हैं बाबू, एकरा कहते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र। हेकरा के क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। इसको क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। तो इसी से एक क्वेश्चन बना देगा कि क्रेब्स चक्र के खोज कौन किया था, क्रेब्स चक्र के खोज कौन किया था। तो क्रेब्स चक्र के खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हेनरी क्रेब्स। क्या नाम था बाबू, हेनरी क्रेब्स नाम था। क्रेब्स चक्र के जो खोज किए थे, तो क्रेब्स चक्र के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, हेनरी क्रेब्स नाम था। समझ गया ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम लोग इससे आगे की चीजों को समझेंगे। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट एकदम जल्दी से ले लो। हो गया ना बेटा। अब चलिए, अब जो है थोड़ा सा हम लोग यहां पे आगे की चीज समझते हैं। देखिए देखो, ये तो था कि यहां पे हम पूरा का पूरा तुम लोग को एकदम बढ़िया से बांध के पढ़ा दिए कि कैसे क्या है। ठीक ना। अब देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो हम क्या बताए हैं कि यहां पर समझिए कि मेन ये आपका था C6H12O6, ये ग्लूकोज था। ठीक ना बाबू, ये ग्लूकोज था। ये जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के क्या हुआ, ग्लूकोज का यहां पर ध्यान रखिएगा कि O2 जो है, O2 जब अनुपस्थित है, O2 जब अनुपस्थित है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं अवायवीय। और ये होता कहां है, ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहां आता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक ना। एक कहते क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। समझ गया ना। अब देखो, तो अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनता क्या है बाबू, तो देखो इसमें मेन बनता है तुम्हारा पायरुवेट। क्या बनता है बाबू, पायरुवेट बनता है। कौगो, तो पायरुवेट बनता है। यहां पे मेन जो है तुम्हारा 2 गो बच जाता है, और प्लस में यहां पर 2 गो एटीपी बनता है। ठीक ना, 2 गो एटीपी बनता है। समझ गया ना। तो क्या बन गया, पायरुवेट और 2 गो एटीपी बन गया। इतना ही प्रोसेस को मेन हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन ये बनाता है कि पायरुवेट जो है, तो पायरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ क्या हैं। पायरुवेट जो है, तो पायरुवेट के ऑक्सीकरण कितना तरीका से हो सकता है, उसका अलग अलग माने मेथड क्या है। तो देखो पायरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के मुख्य रूप से 3 गो तरीका है। समझ गए। पायरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाबू को तरीका है, 3 गो तरीका है, जिसमें से एगो देखो, एगो में क्या रहेगा, तो एगो में ऑक्सीजन रहेगा अनुपस्थित। क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। दूसरा का जो तरीका है, इसमें ध्यान दो कि इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन जो है इसका अभाव रहेगा। मतलब समझो, इसमें ऑक्सीजन रहेगा जरूर, लेकिन ऑक्सीजन के क्या रहेगा, अभाव रहेगा। अभाव रहने का मतलब क्या हुआ, अभाव रहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन है लेकिन मात्रा उसकी बहुत ही कम है, तो उसी कहते हैं क्या, अभाव है। अब देखो, और तीसरा जो है इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन क्या है, तो उपस्थित है। ठीक ना। तो देखो ये हो गया। अब ध्यान दो,
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो पाइरुवेट का ऑक्सीकरण होता है तो ये होता है ईस्ट की कोशिका में, ठीक ना। क्या होता है बाबू, ये होता है ईस्ट कोशिका में। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट में आपका होता है एक जीव होता है, ठीक ना, सूक्ष्म जीव होता है, कवक है बेसिकली। तो उसी में क्या पाया जाता है, उसमें जो है ये तुम्हारा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में मेन ये प्रोसेस होता है, समझ गया ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है, तो ये होता है ईस्ट की कोशिका में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक। ऑक्सीजन के अभाव में अगर पूछे तो ऑक्सीजन के अभाव में होता है हमनी के जो पेशी कोशिका है ना, पेशी कोशिका। तो पेशी कोशिका में क्या होता है, हमारे शरीर की जो पेशियां हैं, मांसपेशी, तो पेशी कोशिका जो है, तो पेशी कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव, उसको समझो ध्यान से, इसको बताएंगे पूरा डिटेल में, अभी रुक जा। तो पेशी कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीकरण कहां पे होता है, पेशी कोशिका में। जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है ये कहां होता है, ये हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ गया ना, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो तीनों में क्या क्या होता है कांड, तो देखो जब ईस्ट में होगा ना, ईस्ट में, तो ईस्ट में बनता है तुम्हारा C2H5OH प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गया ना। जब ईस्ट कोशिका में पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ईस्ट कोशिका में पाइरुवेट, रुक जाओ थोड़ा सा, ईस्ट कोशिका में पाइरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ईस्ट कोशिका में पाइरुवेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहां पर बनता है क्या बाबू, तो ये बनता है एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट कोशिका में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा पाइरुवेट का, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक ना। अब देखो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इस एथेनॉल के बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और यहां से देखो, यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोगी होता है, तो देख रहे हैं ना, कौन है, ईस्ट है, ठीक ना, ईस्ट उपयोगी होता है। अब देखो किण्वन हो गया, किण्वन के क्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शराब का उत्पादन करते हैं। क्योंकि देखो ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल यानी कि शराब का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला जो है, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो क्रिया है इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है बाबू, इसमें बन जाता है आपका लैक्टिक अम्ल, समझ गया ना। जब पेशी कोशिका में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो पेशी कोशिका में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। देखो ध्यान से समझना, बात को समझो। देखो ध्यान दीजिए कि जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि भारी काम करते हैं, ठीक है ना, बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, तो जब मेहनत वाला काम करते हैं जिससे कि पेशियों पर जोर पड़ता है, तो उस स्थिति में जैसे मान के चलो, चाहे हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है ना, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर मेहनत वाला कोई भी काम करते हैं, कुदारी चलाते हैं, ठीक ना। किसान जो कुदारी चलाता है तो उसको देखना शाम को एकदम खूब बढ़िया से सो जाएगा, पैर हाथ उसका दर्द करने लगता है, ठीक। तो देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझना है। जब आप मेहनत वाला काम करते हैं, मेहनत वाला, तो आपकी हृदय गति जो है और श्वसन दर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है, हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाता है। यानी कि हृदय गति बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कि हृदय गति बढ़ने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, बहुत तेज हो गया। अब देखो हम क्या बताए थे कि रक्त के प्रवाह के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी की कोशिका में जाता है। अब ध्यान देना है कि जो पेशी कोशिका है, तो पेशी जो है, पेशी मांसपेशी, तो मांसपेशी की कोशिकाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा सघन होता है, ठीक ना, सघन होता है। तो सघन जब होता है तो ओकरा में जब पूरा तेज जब ऑक्सीजन के परिवहन हो गया बस फटाक से भाग गया, तो बताओ कि फटाक से भाग गया तो सब कोशिका के पास गया होगा ऑक्सीजन, नहीं गया होगा, ठीक। तो चूंकि जब हम लोग मेहनत वाला काम करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि पेशी जो है, तो पेशी की सभी कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो सब कोशिका के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के अभाव हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन के जब अभाव होगा, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये क्या करेंगे, पाइरुवेट का ऑक्सीकरण करेंगे।
अब कुछ भी है तो ऑक्सीकरण तो करना ही है, तो पायरुवेट का ऑक्सीकरण करेगा और पायरुवेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसमें क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है इसी के कारण पेशियों में दर्द होता है, ठीक ना बाबू, पेशियों में दर्द होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं क्रैम्प। समझ गए ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पेशियों में दर्द किसके कारण होता है, किसके जमाव के कारण पेशियों में दर्द होता है, तो क्या कहिएगा, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण पेशियों में दर्द होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसके जमाव के कारण जो है मेन जो है क्रैम्प बनता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण क्या होता है, क्रैम्प बनता है। समझ गए ना। अब देखो इसके बाद में अगला जो है वो समझिए, अगला जो यही मेन है, ध्यान से समझो। इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन जो है O3 लिख दिया है, O2 होता है, ये O3 जो है तुम्हारा ये ओजोन हो जाता है। तो ध्यान दो यहां पर क्या होता है बाबू, यहां पे ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि जब पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस में लगभग 36 गो एटीपी बन जाता है। समझ गए ना, एटीपी बन जाता है। ठीक, तो ध्यान दो इसमें क्या हुआ, अगर पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या बनता है, तो उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और एटीपी बन रहा है। समझ गए ना सब लोग, इतना सबको समझ में आ गया। यही मेन 3 गो मेथड होता है, ठीक ना। ई वाला कोई हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वायवीय श्वसन, ठीक ना, एकरे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, चलो इसको भी बना लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में इससे आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देंगे, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो मिटा रहे हैं। चलो ध्यान से समझो। देखिए अब जो है श्वसन तंत्र जो है या श्वसन की क्रिया, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं, परीक्षा में, ठीक ना। देखो कभी कभी पूछता है कि 24 घंटा जो है ना बाबू, 24 घंटा, तो 24 घंटा में हम लोग हमारे फेफड़ों के द्वारा जो है कितना लीटर वायु का माने प्रश्वासित किया जाता है, माने कितना लीटर वायु खींचते हैं हम लोग। तो 24 घंटा में लगभग हम लोग 15,000 लीटर, समझ गए ना कितना, 15,000 लीटर जो वायु है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, खींच लेते हैं अंदर, ठीक ना। तो अगर पूछे कि 24 घंटा में कितना वायु को आप जो है प्रश्वासित करते हैं, खींचने का मतलब क्या हुआ, प्रश्वासित करना, तो कितना वायु को आप खींचते हैं यानी कि प्रश्वासित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 लीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान दो, अब हम बताए आपको, जैसे पिछला क्लास में बताए थे कि जो मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक ना, और उसी हीमोग्लोबिन के द्वारा वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे तिलचट्टा वगैरह हो गया, तो तिलचट्टा वगैरह में तो भैया लाल रक्त है ही नहीं, उसमें तो हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो आखिर वो कैसे करता है, ठीक ना। तो देखो जो तिलचट्टा टाइप के जीव है, ठीक ना, तिलचट्टा, तो तिलचट्टा में ध्यान देना है कि तिलचट्टा में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोसाइनिन। क्या होता है बाबू, हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन के द्वारा ये क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन करता है। समझ गया ना। देखो तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा किसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट के द्वारा तिलचट्टा जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करता है। समझ गया ना। अब देखो आगे और कुछ देखो, इसके बाद में पूछता है कि जो मेढक है ना, मेढक, तो मेढक कौची के द्वारा श्वसन करता है। तो देखो मेढक जो है, इसमें ध्यान दो कि जब पानी में रहेगा ना, क्या है, उभयचर है, तो पानी में जब रहेगा तो पानी में या तो अपना त्वचा से करेगा, ठीक ना, या फिर इसमें क्लोम पाए जाते हैं उससे करेगा। और जब स्थल पर रहेगा तो कौची, इसमें फेफड़ा भी पाया जाता है, तो ये फेफड़ा से भी करता है। तो ध्यान दो स्थल पर रहेगा तो फेफड़ा से, और बाकी जो है यहाँ पे त्वचा से मैक्सिमम ये किससे करता है, तो मैक्सिमम ये त्वचा से ही करता है। सबसे ज्यादा मात्रा में मेढक कौची से श्वसन करता है, तो ये त्वचा से करता है। अब देखो
इसके बाद में जो है पूछता है कि जो स्थलीय कीट हैं, स्थलीय कीट, स्थलीय कीट कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रास हॉपर वगैरह, टीडा वगैरह हो गया, तो ओहनी में कैसे श्वसन होता है? तो ओहनी में पाया जाता है ट्रैकिया। ओहनी में क्या पाया जाता है बाबू? ट्रैकिया। इसी को क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं। ये हम आपको पिछला वीडियो में बताए हैं। ये क्या होता है? हवा भरा हुआ नलिका होता है। ओहनी में जाल टाइप के पूरा होता है, समझ गए ना? चलो आगे देखो। मछली में अगर पूछे कि मछली में कैसे होता है बाबू, तो मछली में होता है गिल्स के द्वारा। कौची के द्वारा बाबू होता है? तो मछली में गिल्स, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गलफड़ा। तो गिल्स या गलफड़ा के द्वारा किसमें होता है श्वसन? तो गिल्स या गलफड़ा के द्वारा मछली में होता है, समझ गए ना? गिल्स या गलफड़ा के द्वारा मछली में होता है। अब बाकी देखो, बाकी जो तुम्हारा हो गया सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप बोले तो रेंगने वाला, ठीक ना? इसके बाद में हो गया आपका एबीज। एबीज बोले तो, एबीज बोले तो इसका मतलब क्या हो गया? पक्षी। और पक्षी के अलावा इसमें एक हो गया आपका स्तनपाई। स्तनपाई। तो इस सभनी में कौची के द्वारा होता है? तो एहनी में होता है फुफ्फुस। फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब क्या? फेफड़ा, ठीक ना? तो एहनी में किसके द्वारा होता है? इसमें होता है फेफड़ा के द्वारा। तो पूछे कि सांप में, तो कौची कहिएगा? फेफड़ा। मगरमच्छ में पूछे तो तब भी क्या कहिएगा? फेफड़ा। आदमी में पूछे तो फेफड़ा, ठीक ना? तो इस सब में क्या होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है? अब देखो, इसके बाद में ध्यान देना है कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो जैसे बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही जैसे श्वसन की क्रिया कोशिका में पूरा होता है, तो उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ते समय जल की भी कुछ मात्रा शरीर से बाहर निकलती है, ठीक ना? और ध्यान देना है कि लगभग 24 घंटा की अगर बात करें, तो 24 घंटा में लगभग हम लोग 400 ml जो जल है, तो 400 ml जल क्या कर देते हैं? शरीर से बाहरी निकाल देते हैं। कौची की क्रिया में? श्वसन की क्रिया में। तो श्वसन की क्रिया में जो मनुष्य है, श्वसन की क्रिया में मनुष्य के द्वारा क्या होता है? मनुष्य के द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर जो मतलब मेन यहाँ पे जल जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है? तो प्रोटीन के श्वसन गुणांक होता है 1। कितना होता है बाबू? 1 होता है, ठीक ना? ये मेन आपको समझा दिया हम। अब देखो, आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज बताए जो कि हर एक एग्जाम में लगभग से इसका संभावना रहता है आने का। देखो, एगो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है। तो चूंकि सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा इसकी बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। क्या कहते हैं बाबू? एकरा के कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। एकरा क्या कहते हैं? कोशिका के ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक ना? अब जो है इसके बाद में थोड़ा सा आपको कुछ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी समझ लीजिए। पूछता है कि श्वसन जो क्रिया है ना, तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहां से होता है? तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो है ये मेडुला के द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है ना, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पाया जाता है कहां? तो जो मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के पिछवा वाला पार्ट में क्या पाया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। तो उस मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही क्या किया जाता है? श्वसन की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। तो ये मेन आपका जो है पूरा का पूरा हम आपको बता दिए। एक और फैक्ट याद रखना है, पूछेगा कि श्वसन जो है इसकी मतलब इसका मापन कैसे किया जाता है? तो मापन जो है ये स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। कौन के द्वारा? स्पाइरोमीटर। तो श्वसन में जो गैस हम लोग खींचते हैं उसका मापन कौन के द्वारा किया जाता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक ना? श्वसन दर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइरोमीटर के द्वारा। ये इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक ना? इतना याद रखिएगा, बाकी आपका एग्जाम में कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।